वे मुड़ी और उसकी तरफ भागी। उन्होंने उसे खोलने का प्रयास किया, चाहे वो कितना ही ताकत क्यों ना लगा ले। दरवाजा हिलने तक का नाम नहीं ले रहा था। जबरदस्त हताशा में उसने दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। दरवाजा पीटने की जोरदार आवाज सुनकर कुछ नर्स मदद के लिए पहुंची। उन्होंने दरवाजे को खोलने का प्रयास किया, लेकिन बुरी तरह नाकाम रही। ऐसा लग रहा था मानो दरवाजा अंदर से बंद था। उसे तोड़कर खोलना होगा। तभी उन्होंने कमरे से मुंह दबाकर हंसने की आवाज सुनी। मैट्रेन निर्मला ने भी उसे सुना। अपने ठीक पीछे वे धीरे धीरे पीछे मुड़ी। वह भूत उसके एकदम पास खड़ा था, मुस्कुराता हुआ, उसकी असहाय स्थिति का आनंद लेता हुआ। आ गई तुम? उसकी कर्कश आवाज को सुनकर उसके पैर कांपने लगे। मैं न जाने कब से सब्र कर रहा था, इंतजार कर रहा था कि तुम कभी यहाँ अकेले आओ। वह भूत उसके करीब आने लगा। धीरे धीरे धूर्ता के साथ निर्मला पीछे हटने लगी। अब उसके सामने भूत था और पीछे दरवाजा। बचने का कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने भूत के हाथों को धीरे धीरे अपने गले की ओर बढ़ते देखा। उसका दम घुटने लगा है। हे भगवान, मुझे बचा लीजिए। उसका कलेजा मुंह को आ रहा था। उसके सीने में भयंकर दर्द उठ रहा था। भगवान, मेरी मदद कीजिए। फर्श पर धम से गिरने से पहले उसके मन में यही आखिरी विचार थे। इसके बाद जब उसकी नींद खुली तब भी वे उसी कमरे में थी। उन्हें सुकून महसूस हो रहा था। वे जीवित थी। और फिर उन्होंने उसे खिड़की के पास खड़े देखा, जो उन्हें अभी उसी धूर्ता से मुस्कुराता हुआ देख रहा था। निर्मला चीख उठी और एक बार फिर दरवाजे की ओर भागी। उन्होंने उसे खोलने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। यह अब भी जाम था। प्लीज मुझे जाने दो। हरी, जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे माफ कर दो। तुम्हारे माफी मांगने से मेरा जीवन मुझे वापस नहीं मिलेगा। आंटी, मुझे यकीन है कि अब तक तुम जान चुकी होगी। तुम्हारे पति ने उस चाकू को मेरे शरीर में घोंपा था। वह ईर्ष्यालु, निकम्मा और दुष्ट आदमी। उसकी नजर मेरी होने वाली दुल्हन पर थी, जिसे वह अपना बनाना चाहता था। और तुम तो मुझे अच्छी तरह जानती थी, फिर भी मुझे मरने दिया। निर्मला फर्श पर लड़खड़ाने लगी। मेरा पति दुष्ट है, मेरी बात का विश्वास करो। मैं तुम्हें बचाना चाहती थी। मैंने ईमानदारी से प्रयास किया। गलती उस डॉक्टर ने कर दी। हरी उसकी ओर बढ़ा। उसका चेहरा अब निर्मला से बस कुछ इंच दूर था। तुम कुछ भी कहो, अब फर्क नहीं पड़ता। अब तुम मेरे साथ हो और हम दोनों मिलकर उस आदमी से बदला लेंगे जिसने हमें बर्बाद किया। नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। तुम मर चुके हो, लेकिन मैं जीवित हूँ। प्लीज मुझे जाने दो। मेरे बच्चों को मेरी जरूरत है। मुझे उनके पास घर जाना है। तुमने कैसे सोच लिया कि तुम घर जा सकती हो? भूत ने अपना सिर टेढ़ा किया और दिखावे की हंसी हंसने लगा। वह निर्मला के पीछे फर्श पर किसी चीज की तरफ देख रहा था। निर्मला ने उसकी नजरों का पीछा किया और देखने के लिए पलटी। उसके बाद उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसकी आंखें सदमे से बाहर निकल आई। उसने देखा कि उसका चेहरा भूत के जैसा पीला हो गया और फर्श पर एक शरीर पड़ा था। ऐसा शरीर जो मैट्रेन की वर्दी में था। यह उसका शव था। उस दिन अस्पताल की सुबह की शांति कमरा नंबर 23 से निकली। बेहद खौफनाक चीख और भयानक ठहाके की आवाज के एक साथ मिल जाने से भंग हो गई, जो गलियारों से होकर गुजरी और पूरा फ्लोर उनसे गूंज उठा। मौत में अकेलापन। सागर का ट्रांसफर हाल ही में चंबा में हुआ था, जो मन को मोह लेने वाला हिमालय की गोद में बसा शहर था। यह धौलाधर और जंस्कर पर्वत श्रृंखलाओं के बीच पहाड़ पर स्थित शहर है, जहां से सैकड़ों फीट नीचे पूरी रफ्तार से बहती पिघलाती बल खाती रावी नदी का मनोहारी दृश्य दिखता है। ट्रांसफर का ऑर्डर आने के बाद सागर के पास खुशी की एक और वजह भी थी। चंबा उसका अपना शहर था, उसकी जन्म स्थली, जहां उसने अपना पूरा बचपन गुजारा और स्कूल के दिन बिताए थे। इसे छोड़कर ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए जालंधर गया था, क्योंकि चंबा में कोई कॉलेज नहीं था। कॉलेज के तुरंत बाद उसे नौकरी मिल गई थी और उसके पास सांस लेने की भी फुर्सत नहीं थी। उसके बाद शायद ही कभी वह एक हफ्ते से अधिक के लिए घर आया था। यहाँ तक कि 5 साल पहले जब उसकी शादी हुई थी, तब भी उसने सिर्फ 10 दिन की छुट्टी ली थी। अब एक बार फिर वह अपने घर वापस आ रहा था, अपनी पत्नी और 3 साल के बेटे अंकुर के साथ। उसके माता पिता लकड़ी और पत्थर के बने खूबसूरत 3 मंजिला घर में रहते थे। उनके 4 बेटों में सागर दूसरे नंबर का बेटा था।
सभी अलग अलग शहरों में बस गए थे, इसलिए उनके माता पिता कई वर्षों से अकेले ही रह रहे थे। वे यह जानकर खुश थे कि उनका एक बेटा अब उनके साथ रहने आ रहा है। खाली पड़े ग्राउंड फ्लोर को अब उस परिवार के लिए खोलकर साफ सुथरा और तैयार किया गया। चंबा के चिर परिचित घरों की तरह ही सबसे ऊपर की मंजिल पर एक विशाल डाइनिंग हॉल और कोने में एक बड़ा किचन था। इतनी बड़ी जगह विशेष रूप से सामूहिक भोज के लिए थी, जिसे स्थानीय भाषा में धाम कहा जाता था। इस हॉल के दक्षिण रुख की दीवार किचन तक जाती थी, जिसमें छोटी छोटी खिड़कियों की एक श्रृंखला थी, जिनसे सूर्योदय और सूर्य अस्त के मनोहरी दृश्य को, प्रसिद्ध चौगान को, आसपास के बाजार, अखंड चंडी जो पहले राजा का महल था, लक्ष्मी नारायण मंदिर की सबसे ऊपरी छतरी और चामुंडा मंदिर के शिखर पर बंधे लाल झंडे को देखा जा सकता था, जो हवा में लहराते थे। चौगान अच्छी देखभाल वाला, कई तरह के काम आने वाला घास का मैदान था, जो शहर का सबसे बड़ा समतल क्षेत्र था, जो बच्चों के लिए खेल का मैदान था, बड़ों के लिए मिलने की जगह और सार्वजनिक तथा राजनीतिक बैठकों की जगह वगैरह वगैरह। साल में एक बार वहाँ प्रसिद्ध मिंजर मेला लगता था। चौगान से जुड़ी सागर की कई यादें थी। उसके बचपन का कितना वक्त वहाँ बीता था, वहाँ खेलते हुए या दोस्तों के साथ बातें करते हुए। अब लंबे समय बाद अपनी पुरानी यादों से जुड़े इस शहर में वह फिर लौट रहा था। उसे अपने प्यारे पहाड़ के घर की गर्म जोशी की कमी हमेशा महसूस होती थी। भूरे स्लेट की बनी ढलान वाली छत, जैसा कि यहाँ के अधिकांश घर थे, जिनसे शहर को उनका अपना ही ऐश्वर्य मिलता था। साल 1965 के अगस्त की एक ठंडी ठंडी शाम सागर अपने परिवार के साथ चंबा पहुंच गया। पोर्टिको में अपना सामान रखने के बाद और माता पिता के साथ अच्छी अच्छी बातें करने, गर्मा गर्म मसाला चाय का प्याला पीने, अपने स्वागत में किचन में बना माँ के हाथ का खाना खाने के बाद परिवार रात में सोने के लिए ग्राउंड फ्लोर पर चला गया। उन्हें थका देने वाला सफर तय किया था और अपने सामान में से बेहद जरूरी चीजें निकालने के बाद वे बिस्तर पर चले गए। अंकुर आम दिनों से पहले ही सोने जा चुका था। सुषमा ने अपना हाथ लैंप को ऑफ करने के लिए बढ़ाया तो सागर ने उसे रोक दिया। नहीं सुष, कुछ देर ऑन रहने दो। सुषमा ने उसकी ओर आश्चर्य से देखा। क्यों सागर, आज क्या हुआ? तुम तो बिस्तर पर जाते ही कहते हो कि लाइट बंद कर दूं। पता नहीं, बस मैं नहीं चाहता कि अभी अंधेरा हो। तुम ठीक तो हो? कुछ कुछ प्लीज सागर बताओ ना, क्या बात है? मैं नहीं जानता सुष, मुझे अजीब सा महसूस हो रहा है। मैं सच में यहाँ आकर खुश हूँ। मेरे लिए सही मायने में यही एक घर था, लेकिन दिल की गहराई में उदास, परेशान करने वाली एक भावना है। मैं नहीं जानता कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। इसका कोई कारण नहीं है। सागर ने अपने माथे को उंगलियों से सहलाया। तुम थक गए हो, हम सुबह से ही दौड़ भाग में हैं, यहाँ तक कि मैं भी बुरी तरह थक गई हूँ। सुषमा ने रजाई अपनी गर्दन तक खींची और आंखें बंद कर ली। नहीं सुषमा, इसका थकान से कोई लेना देना नहीं है। तुम तो जानती हो, मुझे सफर करने की आदत सी हो गई है। यह एक भावना है, अवसाद में डालने वाला, उदास करने वाला एहसास, जैसे मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें हार्ट से जुड़ी कोई बीमारी है? तुम्हें कल किसी डॉक्टर से दिखा लेना चाहिए। तुम तो ऐसी बातें कर रही हो जैसे मुझे हार्ट अटैक आने वाला है। ऐसा नहीं है, यह बस एक एहसास है। मैं दुखी महसूस कर रहा हूँ। डॉक्टर उदासी का इलाज तो नहीं कर सकते हैं ना? ऐसा नहीं है कि मैं डिप्रेशन का शिकार हूँ। कल रात के खाने के समय तक मैं एकदम ठीक था, तो फिर उस खाने में कुछ होगा जो तुमने खाया था।